Welcome again to our class, 8th class, our chapter, The Best Christmas Present in the World, Part 3rd. जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में पढ़ा, माइकल मरफेर्गो नामक लेखक जो कि ब्रिटपोर्ट में रहते हैं और एक जंक शॉप से अपने लिए एक रोल टॉप डेस्क खरीदते हैं, बट एट दैट टाइम इट वाज इन वेरी बैड कंडीशन। तो उसे ठीक करने के लिए अपने गैराज में ले जाते हैं। मैं जल्दी से इस स्टोरी को रिकैप करता हूँ, जल्दी से सुनिए उसे। जब उसे ठीक कर रहे होते हैं, एट दैट टाइम ही फाउंड अ लेटर। दैट लेटर वाज रिटन टू द कॉनी। कॉनी कौन? द वाइफ ऑफ जिम मैकफरसन। जिम मैकफरसन जो कि सोल्जर थे, ब्रिटिश सोल्जर थे, और उन्होंने ये लेटर लिखा अपनी डियरेस्ट वाइफ कॉनी को। इस लेटर में जिम मैकफरसन लिखते हैं कि ही मेट टू अ जर्मन सोल्जर हुज नेम वाज हैंस वुल्फ। और केवल एक सोल्जर से नहीं मिलते, उस समय दोनों सेनाएं, आमने सामने की जो सेनाएं होती है वो नो मैंस लैंड पर एक जगह इकट्ठी होती है और क्रिसमस को सेलिब्रेट करती है। हाँ, इसकी शुरुआत जो है वो जर्मन सैनिक करते हैं। जर्मन सैनिकों के लिए यहाँ पे फ्रिज वर्ड काम में लिया गया और ब्रिटिश सैनिकों के लिए, ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए यहाँ पे टॉमी शब्द काम में लिया गया। हमने पढ़ा स्टोरी को एंड होते होते, सेकंड पार्ट को एंड होते होते किस प्रकार से हैंस वुल्फ हैंडशेक करते हैं, क्रिसमस विश करते हैं जिम मैकफरसन को। जिम मैकफरसन कहते हैं वो मेरे सामने आया और मेरे को क्रिसमस विश किया। और इसके बाद क्या होता है, उस लेटर में उन्होंने क्या लिखा, हम इसको पार्ट 3 में पढ़ने वाले होते हैं। तो आइए प्रिय विद्यार्थियों, स्टार्ट करें द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड के वर्ड मीनिंग। हमारा पहला वर्ड है हडल्स। हडल्स झुंड को कहते हैं, प्राणियों के झुंड को, जानवरों के झुंड को हडल्स भी काम में लिया जाता है। टर्न आउट एक प्रकार का फ्रेजल वर्ब है। प्रिय विद्यार्थियों, फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है ऐसे दो शब्दों का ग्रुप जिसमें पहले वर्ब्स हैं, आगे प्रीपोजिशन है और इनका मीनिंग कुछ अलग सा निकलता है। यहाँ पे टर्न एक वर्ब है, आउट आप जानते हैं प्रीपोजिशन है। दोनों को जोड़ा लेकिन इसका मीनिंग निकला पता लगाया या जान पाना या जान जाना। स्टैंपिंग का मतलब पटकना, पटकते हुए, जैसे पैरों को पटकते हैं तो स्टैंप कहते हैं, स्टैंपिंग यानी पटकते हुए। मिंगलिंग मिक्सअप करना, मिलाते हुए, किन्हीं दो चीजों का मिलान, किन्हीं दो विचारों का मिलान, दैट इज कॉल्ड मिंगलिंग। रिजॉल्व का मतलब सॉल्यूशन, हल निकालना किसी चीज का निपटारा करना, युद्ध को रिजॉल्व करना, निपटाना। पाइल्स का मतलब ढेर, बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो जाती है तो हम उनको पाइल्स या हीप भी कहते हैं, HEAP, हीप को पाइल्स भी कहते हैं। ऑर्फन का मतलब अनाथ होना, जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते हैं उन्हें हम ऑर्फन कहते हैं। अगला वर्ड है प्रोबेबली का मतलब शायद, संभवतया, परहैप्स। जेनरसली का मतलब उदारता पूर्वक कोई भी काम अपनी इच्छा से पूर्ण करना। रन आउट ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। देखिए आप, रन एक वर्ब है, आउट प्रीपोजिशन है, दोनों को मिला है लेकिन मीनिंग कुछ अलग निकला। समाप्त होना, किसी चीज के खत्म होने पर उसे हम लोग रन आउट भी कह सकते हैं। अनविलिंगली जिसमें कोई विल नहीं है, जिसमें कोई इच्छा नहीं है, अनिच्छा से कोई काम करना, अनविलिंगली। ड्रिफ्टिंग का मतलब इधर उधर मूवमेंट करना, इसे ड्रिफ्टिंग कहते हैं। डगआउट्स सैनिकों के छुपने की जगह, सुरंगें, आश्रय जिसको कह सकते हैं। पहले हमारे लिए इसका शब्द आया था ट्रेंचेस, वैसे ही डगआउट्स भी होते हैं। कैरोल क्रिसमस पर्व पर ईसाई समाज के द्वारा गाए जाने वाले जो गीत होते हैं उन्हें हम लोग कैरोल्स कहते हैं। अलग अलग प्रकार के कैरोल्स हैं, हमारे चैप्टर में 2 प्रकार के कैरोल्स बताए गए हैं। डिस्टेंट यानी दूर का, फार अवे, कोई हम दूर की बात करते हैं तो डिस्टेंट होता है। जैसे एजुकेशन आप लोग जो प्राप्त कर रहे हैं अभी, वो डिस्टेंट एजुकेशन है। गुडविल का मतलब सद्भावना, किसी के बारे में अच्छी सोच करना, वो हम उसको गुडविल कहते हैं। प्रीफर का मतलब प्राथमिकता, आप किसी चीज को प्राथमिकता कब देते हैं, कौन सी चीज को आप प्राथमिकता देते हैं, उसे हम प्रीफर कहते हैं। जैसे विद्यार्थियों के लिए प्राथमिकता, प्रेफरेंस क्या है, पढ़ाई करना, टीचर्स के लिए पढ़ाना, माता पिता के लिए बच्चों की देखभाल करना, ये उनकी प्रेफरेंस है। तो प्रीफर का मतलब प्राथमिकता। चीयर्ड उत्साह बढ़ाना, आप लोग देखते हैं जब 2 टीम आपस में मैच खेलती है तो दर्शक बैठते हैं, वो क्या करते हैं, चीयर्ड करते हैं। चीयर का मतलब उत्साह बढ़ाना। मार्जिफन हमने केक खाए, केक के ऊपर जो सजावटी जो क्रीम होती है, अमूमन से दूध, मक्खन, शक्कर, बादाम और अंडे से जो बनती है उसे हम मार्जिफन कहते हैं। विडोज, जिन औरतों के पति नहीं रहते, विधवा औरतों को विडोज कहा जाता है। और अंतिम में हमने पढ़ा ट्रेजर।
ट्रेजर का मतलब संग्रह अथवा खजाना, कोई चीजों को इकट्ठा करके रखना, उसको ट्रेजर कहा जाता है। थैंक यू। ओह डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल। ओह डॉर्सेट, वह मुस्कुराया, मैं इस जगह को जानता हूं, मैं इसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। वी शेयर्ड माई रम राशन and his excellent sausage, and we talked. Connie, how we talked! He spoke almost perfect English. हमने अपने रम राशन और उनके सॉसेज को आपस में शेयर किया, अर्थात साझा किया, और हमने बातें की। कॉनी, हमने क्या बातें की? उसने लगभग सही अंग्रेजी बोली। But it turned out that he had never set foot in Dorset, never even been to England. लेकिन बाद में पता चला कि उसने कभी डॉर्सेट में पैर नहीं रखा था, अर्थात वो कभी वहां नहीं आया था। He had learned all he knew of England from school and from reading books in English. वो कभी इंग्लैंड नहीं आया था, उसने इंग्लैंड के बारे में अपनी स्कूल व अंग्रेजी की किताबों से ही जाना था। His favorite writer was Thomas Hardy. His favorite book was फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। उसके पसंदीदा लेखक थॉमस हार्डी थे, वो उसकी पसंदीदा पुस्तक फॉर द मेडिंग क्राउड थी। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बत्सेबा एंड गैब्रियल ऑक एंड सार्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन born just 6 months ago. As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere, all over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating. Hans Wolf and I shared what was left of your wonderful Christmas cake, Connie. He thought that marzipan was the best he had ever tasted. हम उस नो मैंस लैंड में हमने बत्शेबा, गैब्रियल ओक और सार्जेंट ट्रॉय और डॉर्सेट की बातें की। ये तीनों ही उस उपन्यास के कैरेक्टर्स हैं जिसका वर्णन हमने पहले किया। उसकी एक पत्नी और एक बेटा भी था जो भी 6 महीने का ही था। जैसा कि मैं कह पा रहा था कि हर जगह देख पा रहा था कि हर जगह खाकी और भूरे रंग के झुंड खड़े थे। सभी उस नो मैंस लैंड पर धूम्रपान कर रहे थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, खा पी रहे थे। मैंने और हैंस वुल्फ ने तुम्हारे द्वारा बनाए उस बचे हुए अद्भुत क्रिसमस केक को साझा किया। He thought the marzipan was the best he had ever tasted. I agreed. We agreed about everything and he was my enemy. There never was a Christmas party like it, Connie. उसने सोचा कि उस केक का मार्जिपन अब तक के खाए मार्जिपन में से सबसे अच्छा था। ऐसा उसने कभी नहीं चखा था। मैं उससे सहमत था। हम सब बातों में सहमत थे और वह मेरा शत्रु था। ऐसी क्रिसमस पार्टी कभी नहीं हुई, कॉनी। Then someone, I don't know who, brought out a football. Great coats are dumped in piles to make goalposts. And the next thing we knew, it was Tommy against Fritz out in the middle of no man's land. उसके पश्चात मैं नहीं जानता, कोई एक सैनिक फुटबॉल लेके आया, ग्रे कोट्स को गोल पोस्ट के लिए खड्डों में डंप किया गया, और अगली चीज़ जो हमें पता थी कि नो मैंस लैंड में टॉमी के विरुद्ध फ्रिट्ज थे। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड on and cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything. हैंस वुल्फ और मैंने प्रसन्नता से देखा, हाथों से तालियां बजाई और ठंड से बचने के लिए अपने पैरों से स्टैंप किया। एक ऐसा भी समय आया जब मैंने अपनी सांसों को हवा में घुलते हुए देखा, वह भी यह देखकर मुस्कुराया। There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us. He saw it too and smiled. Jim McPherson, he said, after a while, I think this is how we should resolve this war.
A football match. No one dies in a football match. No children are orphaned. No wives become widow. थोड़ी देर बाद वो बोला, जिम मैकफरसन, मुझे लगता है कि हमें इस युद्ध को ऐसे ही हल करना चाहिए, एक फुटबॉल मैच से। फुटबॉल मैच में कोई भी मरता नहीं, कोई बच्चा अनाथ नहीं होता, कोई पत्नी विधवा नहीं बनती है। I'd prefer cricket, I told him. Then we Tommies could be sure of winning probably. We laughed at that and together we watched the game. मैंने उससे कहा, मैं क्रिकेट पसंद करूंगा, तब हम टॉमी जीत के बारे में शायद निश्चित हो सकेंगे। हम दोनों ने उस ओर देखा और हंसने लगे। Sad to say, Connie, Fritz won 2 goals to 1. कहते हुए मुझे दुख है, कॉनी की फ्रिट्ज ने 2-1 के गोल के अंतर से वह मैच जीत लिया। But as Hans Wolf generously said, our goal was wider than theirs, so it wasn't quite fair. लेकिन हैंस वुल्फ ने बहुत ही उदारता से कहा कि हमारा गोल पोस्ट उनकी तुलना में बड़ा था, इसलिए ज़्यादा उचित नहीं था। It was not quite a fair. The time came, and all too soon, when the game was finished, the synapse and the rum and the sausage had long since run out, and we knew it was all over. और बहुत जल्दी ही वह समय आ गया जब खेल समाप्त हो गया। हम जानते थे कि सनैप्स, रम और सॉसेज काफी समय पहले ही खत्म हो गए थे। I wished Hans well and told him I hoped he would see his family again soon, that the fighting would end and we could all go home. मैंने हैंस वुल्फ को विश किया और उससे कहा कि मुझे उम्मीद है कि वह जल्द ही अपने परिवार से मिलेगा और लड़ाई खत्म हो जाएगी और हम सभी अपने अपने घर जा सकेंगे। I think that is what every soldier wants on both sides, Hans Wolf said. Take care, Jim McPherson. I shall never forget this moment, nor you. He saluted and walked away from me slowly, unwillingly. हैंस वुल्फ ने कहा, मुझे लगता है कि दोनों तरफ का हर सैनिक यही चाहता है। ध्यान रखना जिम मैकफरसन, मैं इस पल को कभी नहीं भूलूंगा, ना ही आपको। उसने मुझे सैल्यूट किया और धीरे धीरे अनिच्छापूर्वक मुझसे दूर चला गया। I felt he turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches. मुझे लगा कि वह एक लहर में बदल गया और सैकड़ों ग्रे कोट वाले लोगों में से एक बन गया जो वापस अपनी ट्रेंचेस यानी खाइयों की ओर बढ़ रहे थे। That night, back in our dugouts, we heard them singing a carol and singing it quite beautifully. It was Stilly Next, Silent Night. रात को हमने अपने डगआउट में उन्हें एक कैरोल गाते हुए सुना। उन्होंने इसे बहुत ही खूबसूरती से गाया। यह कैरोल साइलेंट नाइट के नाम से है, जिसे जर्मन में स्टिल नस्ट कहा जाता है। यह कैरोल वो गा रहे थे। Our boys gave them a rushing chorus of while Shepherd watched. We exchanged carol for a while and then we all fell silent. We had our time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live. रात को हमने अपने डगआउट में उनके द्वारा गाए गए कैरोल को सुना और हमारे सैनिकों अथवा लड़कों ने भी शेफर्ड वॉच राग का कैरोल सुनाया। हमने थोड़ी देर के लिए कैरोल को एक्सचेंज भी किया। उसके पश्चात हम सभी शांत हो गए, चुप हो गए। हमारे पास शांति और सद्भावना का समय था। मैं जब तक जीवित रहूंगा तब तक इसे खजाने की तरह संभाल कर रखूंगा। Dearest Connie, by Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory. I know from all that happened today how much both armies long for peace. प्यारी कॉनी, अगले साल क्रिसमस के समय तक यह युद्ध एक अति भयानक स्मृति के अलावा कुछ नहीं होगा।
मुझे मालूम है कि शांति के दोनों सेनाएं शांति को आज दोनों सेनाएं कितनी चाह रखती हैं। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट, योर लविंग जिम। हम जल्द ही फिर से एक साथ होंगे, मुझे इस पर यकीन है। तुम्हारा प्रिय जिम।